नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन नजर हेडलाइंस पर। अखिलेश और राहुल की गठबंधन में आरएलडी को जगह नहीं, 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी सपा। आज हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड में शराब के दुरुपयोग को रोकना बड़ी चुनौती। राज्यसभा टीवी से बातचीत में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। बर्फबारी वाले इलाकों में मतदाताओं के लिए खास व्यवस्था। नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, कहा आलोक वर्मा को नहीं है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का अनुभव। जल्लीकट्टू पर पाबंदी के विरोध में आज तमिलनाडु बंद। स्कूल कॉलेज में छुट्टी। डीएमके का रेल रोको आह्वान। अटॉर्नी जनरल ने दी अध्यादेश लाने की सलाह। और भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा। कटक वनडे में इंग्लैंड को 15 रनों से मात। युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन में आरएलडी को जगह नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने इस बात का खुलासा किया है। वहीं गठबंधन को लेकर कल भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस बारे में आज घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय लोकदल को महागठबंधन में शामिल करने के मुद्दे पर दिन भर बैठकों का दौर चला। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि आरएलडी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी नेता किरणमय नंदा ने कहा कि पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के साथ तालमेल की बात कही। अलायंस केवल कांग्रेस का साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो हम लोग का सीधा कांग्रेस का साथ बात हुआ। जो एडजस्टमेंट होगा कांग्रेस का साथ ही होगा। फैसले पर पलटवार करते हुए आरएलडी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के दबाव में है। उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पे अगर कोई बात होती तो हम सांप्रदायिक दलों को हराना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये लोग कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं और उनके दबाव में आए हुए हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी है। दोनों पार्टी किस सीट पर लड़ेंगी, इसे लेकर सहमति तकरीबन बन चुकी है। ये तय है कि अमेठी और रायबरेली की 10 सीटें कांग्रेस ही लड़ेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को भी विधायकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान राम गोपाल यादव, अजीज कुरैशी और किरणमय नंदा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ये तो हमारे मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि एक सकारात्मक गठबंधन होना चाहिए, जिसमें बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए, लाइक माइंडेड पार्टीज होनी चाहिए, जो साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के बारे में सोचें और उत्तर प्रदेश का विकास करें। तो उस विषय पर बात चल रही है। इस बीच अतीक अहमद ने भी अखिलेश यादव को समर्थन की बात कही है। साफ सुथरी छवि उनकी है, हमारी वजह से कोई उनको परेशान न करे, कोई ऐसा वैसा सवाल न हो और वो मुख्यमंत्री बने, ये हमारी चाहत है। बीजेपी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की सभी पार्टियां बीजेपी को रोकने में लगी हैं। चाहे सपा हो और सपा के साथ गठबंधन करने वाले लोग हों, हर व्यक्ति जनता में यही साबित करने में जुटा है कि हम ही भाजपा को रोक सकते हैं। यानी अपरोक्ष रूप से सब ये स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा आने वाली है। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 7 चरण में मतदान होना है। कांग्रेस तो यूपी में महागठबंधन चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आरएलडी से यूपी चुनाव में किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले किसी भी गठजोड़ के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन गठबंधन में अगर उनकी पार्टी के वर्चस्व को कोई चुनौती मिलती है तो उससे वो समझौता नहीं करेंगे। लखनऊ में कैमरा सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग की टीम ने उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने देहरादून में राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बर्फबारी वाले इलाकों में मतदाताओं की सुविधा का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ आप लोगों की मीटिंग हुई, 2 दिन मीटिंग चली, क्या यहाँ पर मुख्य चुनौतियाँ आपके सामने हैं? देखिए, यहाँ पर जो हमने पूरे 2 दिन चर्चा करी उसमें मुख्यतः 3-4 चुनौतियां हैं। एक तो चुनौती जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और विभिन्न माध्यमों से हमें मालूम पड़ा, वो है यहाँ पे शराब का वितरण और उसका उपयोग, दुरुपयोग
हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में। और तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर राज्य प्रशासन को और अपने मशीनरी को कहा है कि वो आगामी 4-5 दिनों में उस मशीनरी को बहुत तेजी से काम कराएं और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त करें। उसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में खास तौर से जो उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और दूसरे राज्य से लोग आकर के यहाँ पर लोग उपद्रव या किसी प्रकार का विघ्न न डालें। 15 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। फरवरी ज्यादातर वहाँ बर्फबारी होती है, कई बड़े जिले ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी होगी। ऐसे में कितना मुश्किल होगा और इसके लिए क्या प्लान बनाया है? हम चाहते हैं कि चुनाव के दिन हमारी पोलिंग पार्टीज पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और चुनाव के दिन हमारे वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। इसके लिए हमें राज्य प्रशासन ने बताया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में ऐसी सड़कें जो हिम प्रभावित हैं, जो बंद हो जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, उनको क्लियर करने के लिए काफी मात्रा में उनके पास मशीनरी, संयंत्र और मजदूर अवेलेबल हैं। जहां से सूचना मिलेगी वो वहां पे जाके सड़क को खोलेंगे। यहाँ पर बहुत तेजी से अदला बदली हो रही है राजनीतिक दलों में। कांग्रेस के लोग बीजेपी में और खासतौर पर एक अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें कांग्रेस के, काफी लोग चुनाव के वक्त बीजेपी में। आचार संहिता का क्या उल्लंघन नहीं है या इन पर कोई कार्रवाई कर सकता है? जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके बारे में एंटी डिफेक्शन एक्ट बना हुआ है। जो निर्वाचित नहीं है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का साफ कहना है कि उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है और यहां पर शांतिपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़े, ये आयोग की कोशिश है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। कांग्रेस में शामिल होने के बाद गुरुवार को पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं ने यह साफ किया है कि पद को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है और मौजूदा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से जीत दर्ज करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मंच पर पहली बार एक साथ नजर आए। इस मौके पर कैप्टन ने कहा कि दोनों के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। यही नहीं, अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को बेटा करार दिया। He is like my son and I've known him like a little boy like my son and I am very happy to see him here. इस मौके पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए उसे पंजाब की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। हर इंडस्ट्रियलिस्ट तो पैसे मांगते नहीं, दे वांट शेयर्स इन द इंडस्ट्री एंड दैट इज व्हाई नोबडी वांट्स टू कम हियर। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ गवर्नमेंट बनेगी बाय गॉड्स ग्रेस वी विल सेटल ऑल दिस। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपने चुटीले अंदाज में नजर आए। हाथी चले विच बाजार आवाजां आण 1000। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक होने के नाते वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से 2012 में आम बजट में देरी किए जाने से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। इस बाबत आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकर आज जवाब देने को कहा है। साथ ही आयोग ने केंद्रीय बजट की तैयारियों से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी है। दरअसल इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले बजट पेश करने को लेकर कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने एतराज जताते हुए आयोग से दखल की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि 2012 में हालात कुछ ऐसे ही थे और विपक्ष की आपत्ति के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार से बजट को चुनाव तक के लिए टाल दिया गया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को आयोग के सामने अपना पक्ष रखते हुए चुनाव से पहले बजट का बचाव किया था। केंद्र सरकार ने बुधवार को ये साफ किया था कि 1 फरवरी को ही आम बजट पेश होगा। हालांकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के लिए बजट में कोई खास घोषणा नहीं होगी। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल किया। केजरीवाल ने कानून के उल्लंघन और रिश्वत के लिए उकसाने के आरोपों से इनकार किया है। केजरीवाल की ओर से दाखिल जवाब में 2016 के कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया गया, जिसमें ऐसे ही मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना था। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनावी राज्य गोवा में कथित तौर पर रिश्वत को बढ़ावा देने वाली उनकी टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया था। आयोग ने कहा था कि पहली नजर में 8 जनवरी को गोवा में की गई टिप्पणी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है।
सीबीआई की टीम कल दिल्ली सरकार के विज्ञापन विभाग पहुंची और टॉक टू ए के कार्यक्रम में हुए खर्च और दस्तावेज के बारे में जांच पड़ताल शुरू की। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ शुरुआती जांच के लिए मामला दर्ज किया है। सिसोदिया पर टॉक टू ए के कार्यक्रम में करीब 1.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा है। सत्येंद्र जैन पर बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार का कंसल्टेंट बनाने के नियमों की अनदेखी का आरोप है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने सीबीआई की इस कार्रवाई पर केंद्र पर निशाना साधा है और इसे केंद्र सरकार की ओर से बदला लेने की कार्रवाई और साजिश का आरोप लगाया है। और दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा को नया सीबीआई निदेशक नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए हैं। खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उस 3 सदस्यीय समिति के सदस्य हैं जिसने आलोक वर्मा के नाम को मंजूरी दी है। इस समिति में तीसरे सदस्य सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आलोक वर्मा को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का अनुभव नहीं है। इससे पहले कल केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक के तौर पर आलोक वर्मा की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक वर्मा फिलहाल दिल्ली पुलिस में बतौर पुलिस आयुक्त तैनात हैं। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद सहकारी बैंकों के खातों में बड़ी गड़बड़ी होने का अंदेशा जताया है और रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर कई सहकारी बैंकों के खातों में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन के बारे में जानकारी दी है। आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट में 2 विशेष मामलों की जानकारी दी गई है। इसमें मुंबई और पुणे के 2 सहकारी बैंकों का मामला शामिल है जिनका विभाग ने सर्वे किया था। इनमें पुराने नोटों में 113 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि होने की जानकारी आरबीआई को दी गई थी। पुणे के बैंक ने रिजर्व बैंक को 242 करोड़ रुपए के नोट होने की जानकारी दी, जबकि उसके पास वास्तव में 141 करोड़ रुपए ही थे। मुंबई की एक सहकारी बैंक ने करीब 11 करोड़ 90 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि होने की जानकारी दी। आयकर विभाग ने इससे पहले भी कई सहकारी बैंकों के कामकाज को लेकर गंभीर चिंता जताई है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। लामा यूरू गोम्पा तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना। मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। ओडिसी नृत्य, परंपरा, इतिहास और विरासत का सफर। ओडिसी नृत्य के इतिहास और वर्तमान का एक पुरकैफ सितारा, जिनके अथक प्रयासों का नतीजा है ओडिसी नृत्य का वर्तमान स्वरूप। नाट्य शास्त्र उड़ीसा में थोड़ा व्यस्त में शुरू करने के बाद फिर वहीं से सारा फैल गया। संगीत में जो है, जो स्टोरी में है, उसको क्लियर करने के लिए भाव बहुत जरूरी है। मेली शख्सियत में ओडिसी नृत्य की अजीम हस्ती गुरु मायाधर राउत से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमिलनाडु में चौथे दिन भी जल्लीकट्टू पर रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। तमिलनाडु में कई संगठनों ने आज बंद बुलाया है, जिसे विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। विपक्षी दल डीएमके ने भी आज राज्य भर में रेल रोको प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार जल्लीकट्टू को पारंपरिक खेल बनाने के लिए कानून बना सकती है। जल्लीकट्टू से पाबंदी हटाने की मांग को लेकर तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहा है।
चेन्नई के मरीना बीच पर गुरुवार रात लोगों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। आज तमिलनाडु में कई संगठनों ने बंद बुलाया है, जिसे विपक्ष ने भी समर्थन दिया है। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान भी जल्लीकट्टू के समर्थन में आ गए हैं और आज उपवास रखने वाले हैं। वहीं राज्य में आज कई कॉलेज बंद रहेंगे और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। तो मद्रास हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ ने आज अदालतों में कामकाज नहीं करने की घोषणा की है। So what happening here is banding Jallikattu is banding our initial. Our culture is Tamil. Our culture is Jallikattu. We born out of our culture. विपक्षी दल DMK ने भी आज राज्य भर में रेल रोको प्रदर्शन का ऐलान किया है। DMK के कार्यकारी अध्यक्ष MK स्टालिन ने कहा कि राज्य इस बारे में अध्यादेश ला सकता है, लेकिन राज्य सरकार इस पर खामोश है। DMK के अलावा कई दूसरे दलों ने भी जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई है। 1965 ஏற்பட்ட ஒரு மொழி போராட்டம் மூல இன்னைக்கு மாணவர்களும் இளைஞர்களும் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க. அந்த உணர்வு வந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த நிலப்பாதி வந்துருச்சு. ஆக அதற்கு உடனடியாக இத பரிசீலிச்சு அது உரிய நடவடிக்கையை நம்முடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். In which Tamil youth have come forward to put forward the protection of the intrinsic culture of Jallikattu. The ball lies in government's court now and they must decide appropriately, ensuring respect for sentiments as also the necessary safety and safeguards in place. इस बीच AIADM के सांसद आज दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं। इससे पहले अध्यादेश लाने की मांग को लेकर कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से प्रधानमंत्री ने इसमें असमर्थता जताई। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों में सहयोग का भरोसा दिया था। மத்திய அரசு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். For Jallikattu, we are in favor of Jallikattu, but at the same time, we are waiting for the judgment. So it means no ordinance right now. If we bring an ordinance, again the people will get stay from the court. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मरीना बीच में प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को निचली अदालत में अपील करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जल्लीकट्टू प्रतियोगिता पर रोक लगाने के फैसले का तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने कल घाटी में कश्मीरी पंडितों और दूसरे प्रवासियों की वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर संकल्प पारित किया। इसे सभी दलों का समर्थन मिला है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा से संकल्प पारित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 27 साल पहले घाटी से कश्मीरी पंडित, सिख समुदाय और कुछ मुसलमानों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसका एक रेजोल्यूशन जाए कि हम सब सियासत से ऊपर उठ के हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जितने लोग इन 27 सालों में मुश्किल हालात में जान बचाने के लिए निकले हैं, हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए कि हम उस तरह के हालात दोबारा बनाएं कि वो अपने घर वापस लौट सके। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद संसदीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने सदन में संकल्प लाए जाने की मंजूरी दी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कविंदर गुप्ता ने सदन में प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया कि आज शायद पंडितों को कश्मीर की इतनी जरूरत नहीं जितनी कश्मीर को पंडितों की जरूरत है। वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। तो इसके लिए जरूरी है एक डायलॉग हो, एक एनवायरनमेंट बने। 1990 में घाटी में आतंकवाद की शुरुआत के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित विस्थापित होने को मजबूर हुए थे। तब से वे लोग जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भांगर में झड़प के दौरान मारे गए शख्स के परिजन को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। साथ ही प्रशासन को शांति बनाए रखने का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। प्रस्तावित विद्युत ग्रिड परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को हिंसा भड़क गई थी। ग्रामीणों के विरोध के बाद सरकार ने फिलहाल परियोजना पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के एटा में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 12 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जख्मी कई बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रशासन के आदेश के बावजूद स्कूल खोला गया, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।
बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल भेजने वाले इन परिजनों को क्या पता था कि एक छोटी सी लापरवाही इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बेनूर कर देगी। ऐसे बच्चे खत्म हो गए, ये ड्राइवर भी खत्म हो गया और इसका न जाने कैसे हादसा हुआ, और ये हादसा बच्चों के लिए ज्यादा भयानक हादसा हुआ है। बच्चा भांजी हमारी खत्म हो गई है, लगभग 7 बजे निकली थी वहाँ से घर से। अलीगंज पालियाली रोड पर ट्रक और स्कूल बस की टक्कर में मासूम बच्चों की जानें चली गईं, जबकि कई जख्मी बच्चे अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग कर रहे हैं। बच्चों की उम्र 5 से 15 साल के बीच है। दुखद घटना है, एक बड़ा हादसा है जिसमें इतने बच्चों की मौत हो गई है और कुल 13 डेथ्स हुई हैं और लगभग 35 इंजरीज हैं लोगों को। और इन 13 डेथ्स जो हुई है इसमें 10 बच्चे तो स्कूल बस में थे, 2 बच्चियां बाहर जा रही थी और एक स्कूल बस के ड्राइवर की मौत हुई है। हमारी कोशिश रही है इस पूरे पीरियड में प्रशासन पुलिस की कि हम जितनी रिलीफ जितनी जल्दी दे सकें। और राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है, ऐसे में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। मनमानी के चलते स्कूल खोला गया, इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। प्रशासन के आदेश के बावजूद स्कूल क्यों खुला था, इस पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। इधर आनन फानन में जिलाधिकारी ने स्कूल प्रबंधन पर FIR दर्ज कराने के साथ तत्काल मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। स्वयं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद हैं, वो इस पूरी बात की जानकारी करके जो भी निर्णय लेंगे। और अभी हमारा पूरा प्रयास ये है कि इसमें जिसके द्वारा भी ये घटना कारित की गई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें और बच्चों का जो रेस्क्यू वर्क है वो जो है सुचारू रूप से चलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। अखिलेश यादव ने बच्चों के मुफ्त इलाज के आदेश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर देश को तकनीक से जोड़ने में अहम किरदार निभा रहा है। उन्होंने ये बात डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम में आए जिला सूचना अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। साथ ही ये उम्मीद जताई कि NIC तकनीक को विकास से जोड़ने के लिए नए विचार के साथ आएगा और उसे हर जिले के लोगों के साथ जोड़ेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले 2 साल में करीब 42 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। मंत्री ने कहा कि सेवाओं का डिजिटल वितरण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटीज, all are working in sync, designed to make India a technologically empowered society. ये विजन है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कल आगाज हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अगले 5 दिनों तक साहित्य से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगा रहेगा। रंगारंग कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसकी शुरुआत की। वहीं कवि और गीतकार गुलजार की नज्म और शिलोंग चैम्बर कोयर बैंड की धुनों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। व्हाइट हाउस में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हजारों लोगों के शरीक होने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। इस दौरान उनके 20 मिनट के भाषण पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन सज धज कर तैयार है। शुक्रवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जानी मानी हस्तियों समेत करीब 90,000 लोगों के व्हाइट हाउस पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। समारोह में समा बांधने के लिए कंट्री सिंगर टॉबी कीथ, ऑस्कर विजेता जॉन वॉइट, ड्रीम गर्ल्स की स्टार जेनिफर हॉलिडे और डीजे रवि ड्रम्स जैसे दिग्गजों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि कुछ सितारों ने समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। You know what? We're going to pray for him and we're going to pray that God leads him to do the right thing for our country. इससे पहले गुरुवार को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को हर तरह से एकजुट रखने का वादा किया। उन्होंने देश की सेवा के लिए कड़ी मेहनत करने का भरोसा दिलाया। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत राहुल रिचर्ड वर्मा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत रहेंगे। वहीं जर्मनी में ट्रंप के कार्यकाल को लेकर
मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। It is very hard for German and European companies to prepare for all the uncertainties that Donald Trump has been creating through his communication. The best is to keep a cool head, to plan ahead, to diversify. German companies are well diversified globally. इससे पहले गुरुवार को व्हाइट हाउस में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने रूस के साथ संबंधों को लेकर सावधानी बरतने की नसीहत दी। ओबामा ने निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया कि वो रूस पर लगे प्रतिबंधों को तब तक नहीं हटाए जब तक रूस यूक्रेन की संप्रभुता का अतिक्रमण नहीं रोकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के शानदार शतक की बदौलत भारत ने कटक वनडे में इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने कटक वनडे में इंग्लैंड को 15 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 381 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। शुरुआत खराब रही। ओपनर राहुल 5 रन और शिखर धवन 11 रन पर आउट हो गए। विराट भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला बल्कि शानदार शतक जड़े। युवराज ने 127 गेंद में 150 रन बनाए, जबकि धोनी ने 122 गेंदों में 134 रन की पारी खेली। केदार जाधव ने भी तेजी से खेलते हुए 10 गेंदों में 22 रन ठोक डाले। हमने कोशिश की कि हम एक 25 रन की पार्टनरशिप बनाएं, फिर 50 रन की। एक बार 50 रन की पार्टनरशिप हो गई तो उसके बाद हम चाहते थे कि हम थोड़ा गेम और लंबा लेके जाएं और 100 रन की पार्टनरशिप कोशिश करें, 75 to 100 रन। सो आई थिंक वंस दैट हैपेंड, उसके बाद वी वर बोथ सेट। जवाब में इंग्लैंड ने भी शानदार खेल दिखाते हुए 366 रन बना डाले। मॉर्गन ने आखिरी ओवरों तक जीत की उम्मीद को बरकरार रखा। मॉर्गन ने 102 और जेसन रॉय ने 82 रनों की पारी खेली। मोइन अली और जो रूट ने भी अर्धशतक बनाए, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके और भारत ने मैच के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। We didn't produce our best performance or anywhere near our best performance with the ball this game on the last, which is disappointing. युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले पुणे वनडे में भी भारत ने जीत हासिल की थी। तीसरा और आखिरी वनडे नागपुर में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अखिलेश और राहुल के गठबंधन में आरएलडी को जगह नहीं, 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी सपा, आज हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड में शराब के दुरुपयोग को रोकना बड़ी चुनौती, राज्यसभा टीवी से बातचीत में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। बर्फबारी वाले इलाकों में मतदाताओं के लिए खास व्यवस्था। नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, कहा आलोक वर्मा को नहीं है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का अनुभव। जल्लीकट्टू पर पाबंदी के विरोध में आज तमिलनाडु बंद, स्कूल कॉलेज में छुट्टी, डीएमके का रेल रोको आह्वान, अटॉर्नी जनरल ने दी अध्यादेश लाने की सलाह। और भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा, कटक वनडे में इंग्लैंड को 15 रनों से मात, युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर।